Rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsen Munawwar, your biology teacher for MD CAT session. आज के इस लेक्चर में हम दो यूनिट डिस्कस करेंगे यूएचएस के, जिसमें एक है गैस एक्सचेंज और सेकंड इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इन दोनों यूनिट्स में जो हमारा बुक का सिलेबस है, जो हमारी फर्स्ट ईयर की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 13 का कुछ हिस्सा जो कि गैस एक्सचेंज के लिए लिया गया और सेकेंडली चैप्टर नंबर 14 से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का हिस्सा जो है वो हमारे इस आज के लेक्चर का हिस्सा होगा। तो चलिए लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले अपने जो यूएचएस के सिलेबस के कंटेंट्स हैं, जो कोर्स कंटेंट्स हैं, उसको देखिए। तो गैस एक्सचेंज में हमारा जो पहला कंपोनेंट है दैट इज एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जिसमें पर्टिकुलरली हम ऑक्सीजन और गैस कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों की ट्रांसपोर्ट जो है देखेंगे, और इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, इसकी जो ट्रांसपोर्ट में रोल है उसको देखेंगे। सेकेंडली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, एम्फिसिमा एंड लंग कैंसर, इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और दूसरे जो यूनिट है यूएचएस का सेकंड यूनिट जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उसके कंटेंट्स क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो कि एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे एंड कोहेरेंट ट्रांसपायरेशनल पुल, टेंशन एंड एडहेजन। तो एक्चुअली ये जो कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है उसको यहां डिस्कस करेंगे। थर्ड वन ट्रांसपायरेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसके साथ साथ ट्रांसलोकेशन अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी, और लास्ट पे जीरो फाइट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज अबाउट गैस एक्सचेंज, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। गैस एक्सचेंज में जो डिफरेंट कोर्स कंटेंट है उसमें सबसे पहला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी। तो एक्चुअली एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके केस में हम कहते हैं कि एक्चुअली जो बेसिक कंपोनेंट है या जो एयर पैसेजवे है उसको अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो नेजल कैविटी, जो कि एक एक्सटर्नल ओपनिंग नॉस्ट्रल से ओपन होती है और एयर को पाथवे प्रोवाइड किया जाता है अप टू द एल्व्यूलस, और उस एल्व्यूलस से गैसियस एक्सचेंज होती है और देन ब्लड प्लाज्मा या और डिफरेंट वेज से ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस ऑक्सीजन को टिश्यू तक, और टिश्यू में फिर उसकी मेटाबॉलिज्म की जाती है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म के जरिए उस ऑक्सीजन को या उस गैस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। तो अब अगर हम इस सारे प्रोसेस को कंक्लूड करने से पहले सिंपली रेस्पिरेशन देखें, तो रेस्पिरेशन एक जनरल टर्म है। इस रेस्पिरेशन को दो वेज में एक्चुअली देखा जाता है। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसको ब्रीदिंग भी कहा जाता है, और दूसरे नंबर पे हम कंसीडर करते हैं अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हवा का या जो गैसेस हैं उनको, एयर को एनवायरनमेंट से बॉडी में ले जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाती है। एटमॉस्फेयर टू बॉडी जब एयर आएगी उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जिस वक्त वो एयर जो है एल्व्यूलर सैक से या एल्व्यूलस से ब्लड की तरफ आएगी, ब्लड कैपिलरी की तरफ आएगी, तो उसको नाम दिया जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। और तीसरे नंबर पे जब हम आते हैं कि जब वो एयर जो है या उसमें जो गैसेस मौजूद थी, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन, हमारे टिश्यू तक पहुंची, तो वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसमें पर्टिकुलरली सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उस प्रोसेस में उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक्चुअली रेस्पिरेशन को हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इस रेस्पिरेशन के ओवरव्यू देखूं तो हम यहां पे एक्चुअली इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले जब हम एयर पैसेजवे देखते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि नेजल कैविटी दैट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से
जो है वो ओपन होता है और एयर जो है उसको लाया जाता है नेजल कैविटी में, और फिर नेजल कैविटी से एयर को चैनलाइज किया जाता है किस तरफ, टुवर्ड्स द फेरिंग्स। अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि जो एयर इनहेल कर रहे हैं हम, वो ऑरल कैविटी से भी की जा सकती है और नेजल कैविटी से भी की जा सकती है, लेकिन हमारी बॉडी का जो इफेक्टिव मेथड है, जो कि हमारे लिए नेचुरली सुटेबल मेथड है, वो नेजल कैविटी से इनहेल करना। उसकी वजह क्या है, वाई फ्रॉम नेजल कैविटी? उसकी वजह यह है कि जो नेजल कैविटी है उससे एयर को फिल्टर किया जाता है, मॉइस्चन किया जाता है और वार्म किया जाता है। ये तीन की पॉइंट्स हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर फ्रॉम लार्ज सॉइल पार्टिकल किसके जरिए किए जाएंगे, वो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नेजल कैविटी में उसके जरिए, और उसके साथ साथ जो हेयर मौजूद है नेजल कैविटी में उसके जरिए। तो एक्चुअली वार्मिंग, उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे हम करते हैं इसको फिल्टर, और उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे मॉइस्चन। तो तीन बुनियादी एस्पेक्ट देखे जाते हैं जो कि नेजल कैविटी से होते हैं और ऑरल कैविटी से नहीं होते। जो हमारी नेजल कैविटी है इसको सब डिवाइड किया जाता है इनटू 3 पैसेजवेज बाय प्रोजेक्शंस ऑफ बोन। तो प्रोजेक्शंस के जरिए जो नेजल कैविटी है उसके 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और अल्टीमेटली जो मटेरियल, जो एयर है, वो फ्रेश एयर या हम उसको कहें फिल्टर्ड, वार्म्ड एंड मॉइस्चर्ड एयर जो है वो सप्लाई की जाएगी किस तरफ, टुवर्ड्स द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन क्या है, ओनली टू चैनलाइज द एयर। यहां पे किसी किस्म का कोई एयर के साथ प्रोसेसिंग नहीं होगी, सिर्फ एयर को चैनलाइज किया जाएगा। अब यहां पे एक बात याद रखिए, हम जितने भी ये स्ट्रक्चर पैसेजवे में देखेंगे उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपोनेंट का सीक्वेंस क्या है। जैसे नेजल कैविटी फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकेंडली फेरिंग्स आता है, और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, और तीसरे नंबर पे हमें जानना है कि इस स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है। तो 3 एस्पेक्ट से हम हर पॉइंट को देखेंगे। जैसे नेजल कैविटी में मैंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सब डिवाइडेड है ड्यू टू प्रोजेक्शंस ऑफ बोन। इसका फंक्शन क्या है कि एयर को मॉइस्चन करना, वार्म करना और फिल्टर करना। और फिर जब हम फेरिंग्स की तरफ आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये मस्कुलर पैसेजवे है। इसका फंक्शन क्या है, ओनली टू चैनलाइज द एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी टुवर्ड्स द लैरिंग्स। तो एक्चुअली यहां पे जैसे ही एयर पहुंचती है तो एयर के पास आगे 2 पैसेजवे मौजूद होते हैं। एक मौजूद होता है जो कि डॉर्सल साइड पे है, जिसको हम नाम देते हैं एसोफेगस, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक है, और वेंट्रल साइड पे जो कि लैरिंग्स का और फिर ट्रैकिया का पार्ट है, जो कि एक्चुअली विंड पाइप है जहां से एयर चैनलाइज होती है टुवर्ड्स द लंग्स। तो ये स्ट्रक्चर जो है, एयर जिस वक्त हमने इनहेलेशन करनी है उस वक्त पोजीशन ऑफ एपिग्लॉटिस समवट वर्टिकल होगी, डाउनवर्ड होगी, और जिस वक्त हमने इंजेक्शन करनी है उस वक्त एपिग्लॉटिस जो है वो इस पोजीशन से लेस और मोर हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जिस वजह से जो ग्लोटिस है वो कवर हो जाता है। तो यहां पे हम क्योंकि इनहेलेशन की बात कर रहे हैं, एयर को इनटेक करने की बात कर रहे हैं, तो एपिग्लॉटिस जो है वो लेस और मोर डाउनवर्ड है। इस एपिग्लॉटिस की जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है दीज आर द कवरिंग ऑफ द ग्लोटिस। ये स्ट्रक्चर कार्टिलेजिनस होता है, मस्कुलरली कंट्रोल्ड होता है और हिंज लाइक होता है। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा, जो कि ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स पे आएगा किस वक्त, एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन। इनहेलेशन के टाइम पे ये ओपनिंग को कवर नहीं करेगा। अब जैसे ही एपिग्लोटिस से लोअर साइड पे आते हैं तो ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स आती है, जो कि क्या है, ग्लोटिस। इस ग्लोटिस का जो स्ट्रक्चर है ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, और इसी के साथ फाइब्रस जो है स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं वोकल कॉर्ड्स, और वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यहां पे हम कहते हैं इसके साथ ही यहां पे फाइब्रस बैंड जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि वाइब्रेट करते हैं एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ द एयर, और उस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से इस लैरिंग्स को हम नाम देते हैं वॉइस बॉक्स। तो एक्चुअली ग्लोटिस से
लोअर साइड पर यहां पर जो स्ट्रक्चर होगा उसको नाम दिया जाएगा लैरिंग्स। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा लैरिंग्स। अब तरतीब देखिए, नेजल कैविटी फर्स्ट था, फेरिंग्स सेकंड पोजीशन पे है, और थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, ग्लोटिस जो कि ओपनिंग है, और फोर्थ लैरिंग्स है जो कि उसकी तरतीब में मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रैकिया होता है। एक्चुअली ये जो लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से देखें तो वो ट्रैकिया जैसा ही है, लेकिन उसमें फर्क क्या है, उसके पास एक तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं और दूसरे नंबर पे ओपनिंग है जो कि ग्लोटिस की सूरत में मौजूद होती है। इस लैरिंग्स में भी कार्टिलेज मौजूद होता है जो कि सी शेप्ड कार्टिलेज है, और वो प्रोलॉन्ग करता है कहां पे, ट्रैकिया पे, जो कि फिफ्थ यूनिट है या कंपोनेंट है हमारे एयर पैसेजवे का, जिसमें स्ट्रक्चर को कॉमनली कहा जाता है विंड पाइप, और इसमें जो कार्टिलेज है वो सी शेप्ड कार्टिलेज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्टिलेज कंप्लीट रिंग नहीं बनाता, बल्कि उस रिंग को एक पर्टिकुलर पोजीशन से जो है वो मिसिंग होता है, जिस वजह से वो कार्टिलेज कहलाता है सी शेप्ड कार्टिलेज। जैसे यहां पे देखिए इस तरह से कार्टिलेज बने इन दिस मैनर, तो ये कार्टिलेज जो है वो एक्चुअली सी शेप्ड है। यहां पे देखिए रिंग कंप्लीट नहीं हुआ, और ये कार्टिलेज प्रोलॉन्ग करेगा ब्रोंकाई के अंदर। तो ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप है जहां से सिर्फ एयर जो है वो पैसेजवे होगी, यहां पे भी किसी किस्म की गैसियस एक्सचेंज नहीं है। अब जैसे ही एयर फर्दर चैनलाइज हुई तो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड किया टू कंपोनेंट्स में, और उससे बने ब्रोंकाई। ये 2 इन नंबर होंगे और फर्दर डिवाइड करते जाएंगे। ब्रोंकाई जो है ट्रैकिया से कैसे डिफरेंस है कि इनके अंदर भी कार्टिलेज होता है लेकिन इररेगुलर है। अब सी शेप कंप्लीट नहीं है बल्कि इररेगुलर, इस तरह से डिस्क की सूरत में जो है वो छोटे छोटे पीसेस मौजूद होंगे। अब इस कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी ट्रैक फ्रॉम कोलैप्स, यानी कि जब हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं तो उस वक्त उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके कोलैप्स होने के चांसेस है, तो उस कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये स्ट्रक्चर जो है मौजूद होगा। अब जैसे ही ट्रैकिया से ब्रोंकाई, जिसमें इरेगुलर कार्टिलेज हो गया, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते जा रहे हैं। मैंने एक जो लंग का एक स्ट्रक्चर बनाया स्कीमेटिक डायग्राम, तो उसमें देखिए कि फर्दर उसकी डिवीजन होती जा रही है, वो डिवीजन कंटिन्यू रहेंगी, और इन ब्रोंकाई को ब्रोंक्यूल का नाम दिया जाएगा जिस वक्त उसका जो वेव है या वो जो ट्यूब है उसका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम हो जाए। इसका मतलब ब्रोंकाई जो है ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल बनने तक सारा हिस्सा ब्रोंकाई कहला रहा है, लेकिन ब्रोंक्यूल कब कहलाया उसमें कीवर्ड है कि इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर और उससे लेस होना चाहिए। दूसरे नंबर पे ब्रोंक्यूल के पास कार्टिलेज नहीं होते, नो कार्टिलेज, और ये स्ट्रक्चर जो है अगर कार्टिलेज नहीं रखता तो इसके पास स्मूथ मसल जो है मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब लैरिंग्स से लेके ब्रोंकाई तक कार्टिलेज मौजूद था, और जैसे जैसे लोअर साइड पे आ रहे थे कार्टिलेज रिड्यूस हो रहा था, और यहां पे आके कार्टिलेज क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। अब जैसे ही ब्रोंक्यूल से फर्दर आएंगे तो ब्रोंक्यूल की जो टर्मिनल पोजीशन है उसके साथ अटैच होगी एल्वुलर डक्ट। एल्वुलर डक्ट के साथ एंड पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं, ये एल्वुलस कहलाएंगे। तो ये तमाम पार्ट जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलस, ये सारा स्ट्रक्चर जो है कलेक्टिवली कहलाएगा एयर सैक, और इसी एयर सैक को हम नाम देते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन जो एल्वुलस है दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट, इसको नाम दिया जाता है स्ट्रक्चरल यूनिट। हम आगे अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। जैसे मैं शुरू से नंबर करता आ रहा था, तो ट्रैकिया से जब ब्रोंकाई पे आते हैं तो ये 6th पोजीशन पे आ जाता है, फिर ब्रोंक्यूल 7th, और ये स्ट्रक्चर जो है एल्वुलर डक्ट और एल्वुलस 8th पोजीशन पे। अब यानी कि यहां से एक सादा सा एमसीक्यू तो ये पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस क्या है इन तमाम कंपोनेंट्स का, या एयर पैसेजवे के लिए सीक्वेंस क्या होगा।
अब उस सीक्वेंस में सारे कंपोनेंट भी लिखे जा सकते हैं या किसी कंपोनेंट को मिस भी किया जा सकता है, तो आपको सारे कंपोनेंट याद रखने हैं। जैसे नेजल कैविटी से एयर जो है वो फेरिंक्स की तरफ, फेरिंक्स से जो है ग्लोटिस, ग्लोटिस से आई किसकी तरफ, लैरिंक्स की तरफ, लैरिंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल एंड देन टुवर्ड्स एल्वुलर डक्ट एंड एल्वुलस। अब यहां पे एक और पॉइंट याद रखिए, नेजल कैविटी से लेके एल्वुलर डक्ट तक किसी किस्म की कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एयर को ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही एल्वुलस में आएगा तो इस एल्वुलस को हम कंसीडर करते हैं दैट इज द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, और इसी को हम स्मॉलेस्ट यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम भी देते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक का। अब इसमें कुछ और पॉइंट अगर हम देखें तो जो हमारा जो लैरिंक्स से लेके ब्रोंकाई तक कार्टिलेज मौजूद था, तो हमें ये याद होना चाहिए कि टाइप ऑफ कार्टिलेज क्या है। जब हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था कार्टिलेज की टाइप, तो दो कार्टिलेज की टाइप थी, जिसमें हमने कहा था हाइलिन कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये कार्टिलेज कौन सा है, दैट इज एक्चुअली हाइलिन कार्टिलेज। दूसरे नंबर पे एक और पॉइंट देखिए, इसमें जो मसल्स मौजूद हैं हमारे कंप्लीट रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर स्मूथ मसल रखता है और फेरिंक्स का स्ट्रक्चर जो है मस्कुलर है। बाकी हिस्से में कार्टिलेज की वजह से कोलैप्स होने से बचाया जा रहा है। अब कोलैप्स होने से बचाया जा रहा है डिफरेंट पोजीशंस पे, फेरिंक्स पे मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ब्रोंक्यूल पे स्मूथ मसल के जरिए, रिमेनिंग पार्ट में ट्रैकिया के जरिए, और एल्वुलस पे जो है इसको बचाया जा रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट्स। इसके अंदर सर्फेक्टेंट मौजूद होते हैं जो कि एक्चुअली लिपोप्रोटीन्स हैं, और ये सर्फेक्टेंट जो है इसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। और आप ये भी बात याद रखते हैं कि जिस वक्त ये सर्फेक्टेंट एब्सेंट हो जाते हैं तो एल्वुलस की कोलैप्स हो जाता है, और उस कोलैप्स की वजह से हमने एक डिजीज पढ़ी थी दैट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो कि प्रीमेच्योर बर्थ की वजह से प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो हमें याद रखना है कि कोलैप्स होने से किस पोजीशन पे कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्रिवेंट करता है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि हमारा जो मेन ऑर्गन है रेस्पिरेशन के लिए, तो दैट इज एक्चुअली लंग्स। जो एक लंग का स्ट्रक्चर है वो हमेशा डबल मेम्ब्रेनस या डबल लेयर्ड कवरिंग प्लूरा के जरिए प्रोटेक्टेड होता है, और यहां पे प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है। हमेशा याद रखिए कि जो प्लूरल फ्लूइड है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। जो दो मेम्ब्रेन्स बनी, मिसाल के तौर पर यहां पे मैं इसको एक स्कीम के जरिए, ये दो मेम्ब्रेन्स बनी, तो जो प्लूरल फ्लूइड है वो इन मेम्ब्रेन्स के दरमियान है, ना कि लंग्स और मेम्ब्रेन के दरमियान। तो यहां पे ये बात एक पॉइंट है। दूसरे नंबर पे जो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है जो लंग्स के लोअर साइड पर, ये स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज कंसिडर्ड एज डायाफ्राम, और ये डायाफ्राम जो है ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, और इसी डायाफ्राम के जो फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी है इसकी जो अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसको हम कहते हैं लेस डोम लाइक और मोर डोम लाइक, तो उसकी वजह से ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो मेंटेन होता है, जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस होता है और इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ ये जो हमारे लंग्स हैं उनकी प्रोटेक्शन एक तो हो गई प्लूरल मेम्ब्रेन से, दूसरे नंबर पर इसकी प्रोटेक्शन किसके जरिए होती है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ रिब केज। तो रिब केज जो है इसको प्रोटेक्ट करता है, और उस रिब केज की जो प्रोटेक्शन है उनके दरमियान, रिब्स के दरमियान जो मसल्स मौजूद होते हैं उनको नाम देते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। दीज आर आल्सो स्केलेटल इन नेचर। तो कौन कौन से मसल्स मौजूद हैं, डायाफ्राम के भी स्केलेटल हैं और इंटरकोस्टल भी स्केलेटल मसल्स हैं, जो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है उसको मेंटेन किया जाता है। एक और पॉइंट देखिए जो कि बुक में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन डायग्राम से हम इस चीज को एज्यूम कर सकते हैं या उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं
कि जो लंग्स का स्ट्रक्चर है, जो राइट और लेफ्ट लंग है, इनमें एक बड़ा कीन डिफरेंस है। वो क्या है? इनके लॉब्स। तो जो लेफ्ट लंग है वो एक्चुअली बायलॉब्ड होता है और राइट लंग जो है वो ट्राइलॉब्ड होता है। तो ये भी आपको एमसीक्यू के रेफरेंस से पूछा जा सकता है कि लंग्स का स्ट्रक्चर जो है वो बायलॉब्ड है या ट्राइलॉब है। तो एयर पैसेजवे में हमने कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है नेजल कैविटी से एल्वुलस तक देखा। ये सिर्फ पैसेजवे था। अब गैसियस एक्सचेंज का स्टेप जो है वो कहां पे होना है? एल्वुलस पे। अब एल्वुलस जो है वो सिंगल लेयर्ड सेल की थिकनेस रखती है, यानी कि थिन मेम्ब्रेन होती है जिसके गिर्द सिंगल सेल्स की लेयर होती है, और ब्लड कैपिलरीज वो भी सिंगल सेल की लेयर होती है। तो जो एक्सचेंज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है वो इस लोकेशन पे होगी, जिस वजह से मैक्सिमम सरफेस एरिया मिलेगा, लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनेंगी और उसके साथ साथ स्टीप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये वो बेसिक फैक्टर्स होंगे जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस में एक मेन रोल प्ले करेंगे। तो ये वो साइट है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगी। बाकी सारे प्रोसेस का काम क्या है? ओनली ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स द लंग्स और ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। इस सारे हिस्से में हम कहते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक जो पार्ट है फेरिंक्स से अपर पार्ट, यहां से लेके अपर पार्ट जो होता है जो कि एपिग्लोटिस से अपर है फेरिंक्स तक का, इसको नाम देता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और इससे लोअर साइड पर जो एपिग्लोटिस से या लैरिंक्स जो कि कंपोनेंट है लैरिंक्स से ऑनवर्ड जो लंग्स तक का हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये एक हमने स्कीम देखी जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक अपना पैसेजवे एयर का किस तरह से मेंटेन होता है। जो हमारा बेसिक पॉइंट है आज का वो क्या है कि जो एयर है उसकी गैसियस एक्सचेंज कैसे होनी है। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। एक्चुअली हम जब ये बात करते हैं कि जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें से एयर चैनलाइज होती है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, यानी कि एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ और लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ जो एयर आनी है उसके लिए जो मेजर फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेस। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो एनवायरनमेंट में ज्यादा है और हमारे लंग्स में कम है, जिस वजह से हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और एनवायरनमेंट में कम है, जिस वजह से हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर मूवमेंट होगी। दूसरे नंबर पे देखिए तो लार्ज सरफेस एरिया। ये जो लार्ज सरफेस एरिया है ये भी एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस में हेल्प करता है। अब जितनी ज्यादा गैसियस एक्सचेंज होती जाएगी अल्टीमेटली जो पार्शियल प्रेशर है वो उसमें चेंज आती जाएगी और उस वजह से ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जो है वो बढ़ता जाएगा। और लास्ट पे थिन मेम्ब्रेनस कैपिलरीज एंड एल्वुलाई। तो जो एल्वुलाई का स्ट्रक्चर है वो भी सिंगल सेल्ड थिक होता है और कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है वो भी सिंगल सेल्ड थिक होता है, जिस वजह से हम इस ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेटरी या गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को जो है वो आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है उसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से हेल्प करेंगे। अब जो ट्रांसपोर्ट है हमने कहा कि एक्चुअली दो बुनियादी गैसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं, एक है ऑक्सीजन एंड सेकंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन इनहेलेशन के टाइम पे एयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में होगी और एक्सहेलेशन के टाइम पे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद होगी। तो जो एयर में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है उसको किस तरह से स्टडी करेंगे, तो एक्चुअली मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारे रेड ब्लड कार्पस्कल्स के अंदर प्रोटीन मौजूद है, रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, दैट इज हीमोग्लोबिन, और वो हीमोग्लोबिन कैरी करती है ऑक्सीजन को।
इसके अलावा स्मॉलर अमाउंट जो है वो ब्लड प्लाज्मा के जरिए भी ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से है। इसका अगर प्रोसेस देखें कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किस तरह से इसको कैरी करती है, तो हीमोग्लोबिन जो है उसका मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मौजूदगी में यह रिएक्शन होता है और बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में डिफरेंस आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो हीमोग्लोबिन पर्पल रेड होती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड। तो ये पॉइंट हमारे लिए एक तो एमसीक्यू के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे किस वक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी, मतलब एसोसिएशन होगी, और किस वक्त जो है वो चेंज होगी, डी एसोसिएशन होगी टू फॉर्म द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। तो हम कहते हैं लंग्स की स्टेज पे और टिश्यू की स्टेज पे जो चेंज आ जाती है जिस वजह से डिसोसिएशन और एसोसिएशन होती है, तो उसमें 115 मिलीमीटर पर मर्करी जो है वो लंग्स पे प्रेशर होता है जिस वजह से एसोसिएशन हो जाती है। जैसे जैसे ये प्रेशर कम होगा डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगी। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। इसके अलावा भी मुख्तलिफ फैक्टर है डिसोसिएशन के लिए जिसको हम आगे देखेंगे। और जैसे 60 mmHg पे पहुंचता है तो वो डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाती है और उस वक्त उसके साथ फिर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होना शुरू हो जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंसिडर किया जाता है। अब ये एक पोजीशन है कि ये वाले अटैचमेंट कहां पे हो रही है, लंग्स पे, और इसकी डिटैचमेंट इस तरफ को कहां पे हो रहा है, टिश्यू लेवल पे। इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को कैरी करना एक्चुअली 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड कहा जाता है। अगर 100% सैचुरेशन हो जाए, 100% हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करना शुरू कर दे, जो कि नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल ह्यूमन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 mmHg पे ब्लड जो है वो तकरीबन 19.6 ml ऑक्सीजन कैरी करता है पर 100 ml ऑफ ब्लड, जो कि 98% सैचुरेटेड होता है। तो ये पॉइंट भी एमसीक्यू के रेफरेंस से हमें पूछा जाता है कि एक तो पहली बात कि कितनी ऑक्सीजन कैरी करता है इन एक्चुअल सेंस हमारा जो 100 ml ब्लड है, तो दैट इज 19.6, और कितने परसेंट सैचुरेटेड होती है हीमोग्लोबिन, दैट इज 98%। तो ये पॉइंट जो है उसको भी याद रखिएगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि जो एक तो बात है कि पार्शियल प्रेशर इस चीज को मैनेज करता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगी या डिसोसिएशन होगी। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन को मैनेज करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे टेम्परेचर, ये भी जैसे जैसे राइज करेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। वाइस वर्सा भी इसके बिल्कुल सेम है। अगर हम ये कहें कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अगर डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और तीसरे नंबर पे देखिए जो फैक्टर है दैट इज पीएच। तो पीएच भी जैसे जैसे एसिडिक होती जाती है, लो पीएच का मतलब है एसिडिक होते जाना, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी। हम इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। जब कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होगी तो वो अनस्टेबल है, डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, तो फिर भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ना एक्चुअली एसिडिक पीएच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो अगर टेम्परेचर देखें तो वो इन दोनों के ऑपोजिट है।
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज करती है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एक हमने बात की कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, लेकिन जब टिश्यू स्टेज पे आ जाएंगे, नाउ देयर इज टर्न टू ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड टूवर्ड्स द लंग। तो लंग्स के पास जब कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सारी तैयारियां हो रही होंगी, और जब टिश्यू पे पहुंचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने के लिए सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे किया जाएगा, इसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सेकंड जो गैस ट्रांसपोर्ट की जाती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन कहां पे रही है, टिश्यू मेटाबॉलिज्म के दौरान या सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी और उस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करना है। उस ट्रांसपोर्ट के लिए हम कहते हैं कि एक्चुअली डिफरेंट वेज इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट है, ब्लड प्रोटीन्स हैं और कार्पस्कल्स विद पोटेशियम आयन है। अब यहां पे ये जो सारे वेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अब वेज पढ़ने से पहले एक चीज जो है वो क्लियर कर लें कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों में से एक को हीमोग्लोबिन को चूज करना हो तो ये याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के लिए जो मोर सुटेबल कंडीशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जैसे टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। इसीलिए हमारी बुक में एक येलो बॉक्स के अंदर इस बात को एक्सप्लेन किया गया कि एक्चुअली जो ब्रीदिंग के लिए जो रेगुलेटर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो ब्रीदिंग को रेगुलेट करती है, ना कि ऑक्सीजन। लेकिन जब हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं तो ये बात ठीक है, और ऐसी के साथ लास्ट लाइन लिखी गई कि शॉक कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ना कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है। तो एक्चुअली हमें ब्रीदिंग के दौरान ब्रीदिंग को रेगुलेट कौन सी गैस करेगी, इस बारे में भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। खैर, यहां पे पहली लाइन मैंने लिखी कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन सो डिसॉल्व फ्रीली इन टिश्यू फ्लूइड। तो ये भी एक पॉइंट जो एस्पेक्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा आसानी से जो है वो टिश्यू में डिसॉल्व हो सकती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। वेज पे आइए, तो जो डिफरेंट वेज की बात कर रहे हैं हम, इसमें पहला जो वे और सबसे ज्यादा अबंडेंट सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो की जाती है, इसके लिए हम दूसरा वर्ड कहते हैं कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द फॉलोइंग वे। तो ये बाइकार्बोनेट है दैट इज मैक्सिमम अमंग अदर वेज, जो कि 70% तक हो सकती है। अब बाइकार्बोनेट आयन की जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाइकार्बोनेट आयन बनेगा कैसे। तो एक्चुअली टिश्यू लेवल पे जब मेटाबॉलिज्म होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ती है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लाया जाता है ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड कैपिलरी से उसको ब्लड प्लाज्मा के अंदर लाया जाता है, जहां पे वो वाटर के साथ मिलके तो कार्बोनिक एसिड बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और फिर ये क्योंकि अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है और इसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोनिक एसिड एंड प्रोटॉन H पॉजिटिव में, जो कि कार्बोनिक एसिड जो है बाइकार्बोनेट में जब कन्वर्ट हुआ तो दैट बाइकार्बोनेट विल ट्रेवल इन द प्लाज्मा, और ये हाइड्रोजन आयन जो है वो पीएच को एसिडिक करना शुरू कर देगा। अब मैंने रेफरेंस दिया था प्रीवियसली, देखें कि पीएच जैसे जैसे डिक्रीज कर रही है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो भी डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब हम इसको जनरली ये कह सकते हैं कि जो पीएच है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन होती जाएगी, कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। मतलब पीएच क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है या एसिडिक होती जा रही है। तो एसिडिक पीएच पे जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम होती जाएगी। अब
जिस वक्त ये कंडीशन बाइकार्बोनेट प्लाज्मा के जरिए लंग्स तक पहुंची तो लंग्स में इसी प्रोटॉन के साथ H पॉजिटिव के साथ एसोसिएशन होगी और कार्बोनिक एसिड बनेगा जो कि डिसोसिएट होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल बी ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। तो एक्चुअली टिश्यू से लंग्स तक का जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा। टिश्यू में बाइकार्बोनेट बने थे और जो लंग्स हैं वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है या डिसोसिएशन ऑफ द कार्बोनिक एसिड हो रही है। तो ये स्टेप जो है इसमें हम ये बात समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एज अ बाइकार्बोनेट जो ट्रेवलिंग है या ट्रांसपोर्ट है वो किस तरह से होगी। दूसरा स्टेप देखिए तो दैट इज दूसरा वे जो है वो है ब्लड प्रोटीन। तो ब्लड प्रोटीन्स जो है कौन कौन सी, एक नहीं एक से ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, इसलिए हम इसको ब्लड प्रोटीन्स कहते हैं, जिसमें एक तो हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड कार्पसल्स के अंदर होती है वो एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसको हमारी बुक में लिखा गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक्चुअली अगर हम ये बात देखें कि हीमोग्लोबिन का जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस यूनिट के साथ या किस स्ट्रक्चर के साथ अटैच होती है तो दैट इज एट अमाइनो एंड। तो इस वजह से हम इसको पर्टिकुलरली कहते हैं कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो एंड ऑफ द हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रही होती है। खैर यहां पे हमने इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लिखा जो कि 20% है और अदर प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं वो भी 5%। तो अगर हमें यहां पे क्वेश्चन आए, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आ सकता है कि आप हीमोग्लोबिन जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी बताइए, प्लाज्मा प्रोटीन की कैरिंग कैपेसिटी बताइए, तो वो अलग-अलग है 20 एंड 5%। लेकिन जब आए क्वेश्चन ब्लड प्रोटीन की कैरिंग कैपेसिटी बताइए तो ब्लड प्रोटीन ये दोनों है, वो ब्लड सेल की प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर या रेड ब्लड कार्पसल्स के अंदर होती है और ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। तो इसका मतलब जनरली जब हमें पूछा जाए कि ब्लड प्रोटीन्स के जरिए कितनी ट्रांसपोर्ट होती है तो दैट इज एक्चुअली 25%। तो सेपरेटली 20 एंड 5%। और स्मॉलर अमाउंट का लफ्ज हमारी बुक में लिखा गया, यानी कि टोटल जो बाइकार्बोनेट और ब्लड प्रोटीन के जरिए होती है ये अप्रोक्सीमेटली 95% हो जाएगी और जो रिमेनिंग है प्लस लेस देन 5% इसको हम कंसिडर कर सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू द 100% ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्पसल्स विद द पोटेशियम लेस देन 5% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये वो कुछ वेज थे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस कहां पे हो रही है, एट द टिश्यू लेवल बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म या सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसको लाना किधर है, लंग्स की तरफ, ताकि वहां से उसको बॉडी से बाहर भेजा जा सके। तो इसका मतलब ब्लड जो है, जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वेरी करेगी। वो किस तरह से, उस कैपेसिटी को देखिए तो जो आर्टेरियल ब्लड है उसमें 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड। लेकिन यहां पे याद रखिए कि ये आर्टेरियल ब्लड जो हमने लिखा दैट इज एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि अगर हमें कहा जाए कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो 50 ml नहीं होती, बाकी तमाम आर्टेरियल में ब्लड में 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड जो है मौजूद होती है पर 100 ml। और इसी तरह से जब हम वेनस ब्लड की बात करते हैं तो यहां पे भी कहते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो ये पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी वेन है जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बाकी वेन से डिफर कर जाती है। तो ये पॉइंट जो है इसको हमेशा याद रखिए। अब जिस वक्त आर्टेरियल ब्लड से वेनस ब्लड की तरफ आया तो आर्टरी से आर्ट्रियूल बने, आर्ट्रियूल से कैपिलरीज, कैपिलरी से वेन्यूल एंड देन वेन। कैपिलरीज पे गैसियस एक्सचेंज हुई तो जब 54 ml था और उधर 50 ml हो गया तो नेट गैसियस एक्सचेंज कितनी आएगी, दैट विल बी 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो ये भी हमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि 100 ml ब्लड से जो
कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी ट्रांसपोर्ट कितनी होती है या उसका जो नेट एक्सचेंज है वो कितना है, तो 4 ml, या इसको जनरली करें तो हम कहते हैं 4% कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली जो है वो एक्सचेंज होती है एट द टाइम ऑफ आर्टेरियल टू वेनस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी एक्सचेंज कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 4% या 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब गैसियस एक्सचेंज के लिए जो बेसिक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल था वो क्या थे, दीज आर द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो पर्टिकुलरली हमारी बुक में 2 पिगमेंट जो हैं वो दिए गए जिसमें हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इन दोनों के कुछ फीचर्स देखिए। सबसे पहले लोकेशन पे बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन की जो लोकेशन है दैट इज इन रेड ब्लड कार्पसल्स और मायोग्लोबिन जो है वो मसल सेल के अंदर मौजूद होता है, इसीलिए उसको कॉमनली मसल हीमोग्लोबिन का नाम भी दिया जाता है। स्ट्रक्चर देखें तो जो हीमोग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती है और उसका जो सेंट्रल हेड का स्ट्रक्चर बनता है उसमें आयरन जो है वो मौजूद होता है, एसोसिएटेड विद आयरन है, और मायोग्लोबिन जो है वो ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होती है और उसमें भी आयरन ही एक एटम जो है वो सेंट्रल एटम के तौर पर मौजूद होता है। नेचर देखें तो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो क्वार्टरनरी और टर्शरी होते हैं। इन दोनों में सिमिलैरिटी देखिए, जो हीमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है दोनों ग्लोबुलर प्रोटीन है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड पे है, एक दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के जरिए अटैच है, क्वार्टरनरी बन जाता है, और जो ये स्ट्रक्चर है वो सिंगल चेन है और वो सेल्फ क्वाइलिंग करती है जिस वजह से टर्शरी इन नेचर हो जाते हैं। तो इसका मतलब सिमिलैरिटी देखें दोनों में तो वो क्या है, दोनों ग्लोबुलर हैं। डिफरेंस देखें तो हीमोग्लोबिन जो है वो क्वार्टरनरी है और मायोग्लोबिन टर्शरी है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देखें तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है। यहां पे अब क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो एक पॉलीपेप्टाइड कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करती है, तो एक पॉलीपेप्टाइड 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करती है। हीमोग्लोबिन के पास 4 होती हैं तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी होंगे, जबकि मायोग्लोबिन के पास एक जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैरी करने की कैपेसिटी होती है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो 75 टाइम मोर देन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है, जबकि मायोग्लोबिन जो है वो 75 टाइम लेसर देन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी शो करता है। और अगर हम अफिनिटी की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी तो ज्यादा करता है लेकिन लेसर अफिनिटी रखता है, जबकि मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी कम करता है लेकिन अफिनिटी ज्यादा रखता है। तो इस प्रोसेस को हमेशा याद रखिएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 75 टाइम्स ज्यादा है हीमोग्लोबिन की, लेकिन अफिनिटी टू द ऑक्सीजन कम है एज कंपेयर टू मायोग्लोबिन। तो उसकी वजह जानिए तो फंक्शन में जाके हम देखते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, लेकिन मायोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ स्टोर भी कर सकता है ऑक्सीजन को, जिस वजह से हम कहते हैं इट हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन। तो ये कुछ वो बेसिक डिफरेंस थे जो कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में कंसीडर किए जाते हैं। यहां पे एक और बात याद रखिए, हमारे इस चैप्टर तक तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट यही बताए गए, लेकिन इसके अलावा भी ह्यूमन के अलावा जो डिफरेंट इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें मुख्तलिफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हो सकते हैं, जैसे हीमोसायानिन जो कि एक ऐसा पिगमेंट था जिसमें कॉपर मौजूद होता है और वो स्ट्रक्चर जो है अलग हो जाता है और अदर इंडिविजुअल्स में मौजूद होता है इनवर्टिब्रेट में। इसी तरह से हीमोएरिथ्रिन, तो मुख्तलिफ और भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद हैं, लेकिन हमारे इस चैप्टर में इन 2 पिगमेंट का नाम लिया गया। लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 10 पढ़ें तो उसमें इनवर्टिब्रेट के केस में कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम दिया गया है, उसको भी लाजमी याद रखें ताकि अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट को आइडेंटिफाई करना आसान हो।
ये हमने यहां तक अपना जो स्ट्रक्चर है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। जो लास्ट पॉइंट है हमारे इस यूनिट का, दैट इज अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। गैस एक्सचेंज के टॉपिक में लास्ट पॉइंट जो हमारा रह गया, दैट इज अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जब हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो एक्चुअली हमारी बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयर पैसेजवे में, उसमें मेनली जो अफेक्टेड होता है दैट इज द लंग्स, जो कि गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे हम जो 3 बेसिक डिजीजेस की डिस्कशन करेंगे, उसमें एम्फिसिमा, ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग कैंसर। तो ये 3 हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अगर डिफरेंट फीचर्स पे बात करें तो सबसे पहले कॉजेज क्या है, तो जो एम्फिसिमा है इसका फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज स्मोकिंग। जनरली स्मोकिंग जो है एम्फिसिमा का सबब बनता है, लेकिन याद रखिए सिर्फ स्मोकिंग नहीं, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ किस्म के जो इरिटेंट सब्सटेंस हैं जो हमारे पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में मौजूद हो सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और उसकी वजह से स्मोकर्स कफ, जिसको हम कहते हैं कि जो अक्सर स्मोकिंग करते हैं वो बहुत ज्यादा देर तक खांसी करते रहते हैं और अल्टीमेटली जो सांस है वो अटक जाता है और एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि जो आंखों में से पानी आना शुरू हो जाना और इस तरह की प्रॉब्लम, यानी कि एक लंबी देर तक जो है वो खांसी करना स्मोकर्स कफ कहलाता है। इस कफ के दौरान क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंसिव कफ होती है, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ है, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या आती है, जो वीकन एल्वुलाई हैं वो बस्ट होने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एम्फिसिमा के केस में जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वुलाई। तो अब हम ये बात क्लियर हो गई कि बुनियादी तौर पर डिस्ट्रक्शन होती क्यों है, उस डिस्ट्रक्शन की वजह क्या है। तो उसकी वजह स्मोकिंग में, जो स्मोकिंग के दौरान इरिटेंट सब्सटेंस आते हैं वो इरिटेशन काज करते हैं और अल्टीमेटली प्रॉब्लम जो है वो एग्रेवेट हो जाती है। ट्यूबरक्लोसिस का काज देखें तो उसका बैक्टीरियल डिजीज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक कंटेजियस है, जो कि थ्रू कांटेक्ट ट्रांसमिट हो सकती है। इसके जो बेसिक काजेस हैं मेलन्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशंस, ये जो है वो फैसिलिटेट करती हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम को और अल्टीमेटली ये जो बैक्टीरियम है वो उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस या कॉमनली टीबी कहा जाता है, ये हो सकती है। लंग्स कैंसर का काज देखें तो उसमें भी स्मोकिंग जो है वो काज है और 90% जो स्मोकिंग है वो लंग्स कैंसर का सबब बनती है, जो कि यंग अडल्ट में होने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसमें ये देखा गया कि जो स्मोकर्स हैं उनमें 10 टाइम मोर चांस होता है लंग्स कैंसर का एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंग्स कैंसर है वो नॉन स्मोकर में भी हो सकता है, लेकिन स्मोकर्स में रिस्क जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। इसमें रिसेंट रिसर्च में ये कंफर्म हुआ कि स्मोकर्स में लंग्स कैंसर के चांसेस क्यों है ज्यादा, तो उसमें देखा गया कि 10 कंपाउंड जो है टार में, जो टार है स्मोकिंग के दौरान जो हमारी बॉडी में इनहेल करते हैं हम, उसमें जो टार मौजूद होता है उसके अंदर 10 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, मतलब कैंसर काजिंग हो सकते हैं। तो एक्चुअली इस वजह से ये रीजन है जिस वजह से हम कहते हैं कि लंग्स कैंसर होने की वजह स्मोकिंग हो सकती है। अगर काजेस के बाद दूसरा एस्पेक्ट देखें तो इफेक्ट्स, जो एम्फिसिमा के इफेक्ट्स हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वुलाई हो गई तो एल्वुलाई के जो डिस्ट्रक्ट होने की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एल्वुलाई की वॉल से ही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती थी। अब जिस वक्त ये डिस्ट्रक्शन हो गई तो ऑक्सीजनेट प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, लीस्ट एक्सर्जन और अल्टीमेटली ब्रीथलेस एंड एग्जॉस्टेड। जब ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही तो अब ज्यादा जो है वो गहरे सांस या लंबे सांस लेने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगा इंडिविजुअल और उसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। अगर इस वजह से देखें तो इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस आती है
और ब्रोंक्यूल ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और अल्टीमेटली ब्रोंक्यूल जो है वो क्लोज हो जाते हैं। तो यहां पे मैं अगर इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंट करूं तो एक्चुअली ये एक एल्विलाई है, ये दूसरी एल्विलाई है। तो एल्विलाई के अगर वॉल डिस्ट्रक्ट हो जाए तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है, लेकिन सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से यहां पे एयरवे रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसका मतलब एम्फिसिमा में वॉल्यूम ऑफ एल्विलाई इंक्रीज करेगा, लेकिन सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसी वजह से यहां पे डेड एयर स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता। ट्यूबरक्लोसिस में कफ एंड फीवर ये दो काजेस है। कॉमनली जो फीवर है वो हमें फर्दर डायग्नोसिस के लिए जाना पड़ता है कि ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं। और लंग्स कैंसर में जो कैंसर है वो अक्लूड करता है रेस्पिरेटरी पैसेज में और ट्यूमर रिप्लेस कर देता है लंग टिश्यू को, और अल्टीमेटली हमारा जो लंग्स का प्राइमरी फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज वो नहीं हो पाता और अल्टीमेटली हमारे लिए जो है वो कैंसरस कंडीशन की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एम्फिसिमा के अफेक्टेड पार्ट देखें तो एल्विलाई, वॉल ऑफ द एल्विलर डक्ट जो है या वॉल ऑफ द एल्विलस वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और एयर सैक्स जो कि फंक्शनल यूनिट है वो भी डिस्ट्रॉय करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस में लंग्स इंफेक्टेड होते हैं और इसमें कंप्लीट रेस्पिरेटरी पैसेजवे लंग्स कैंसर में अफेक्टेड होता है, लेकिन जो ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस है, क्योंकि नाम ही हमने लंग्स कैंसर रखा तो लंग्स के इफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्रिवेंशन देखें तो मुख्तलिफ जो डिजीजेस होती हैं उसमें हमें ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन दो चीजों पर ख्याल करना होता है। ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो हमें क्योर से बेहतर है, बहुत सारी प्रॉब्लम से और साइड इफेक्ट से बचा सकती है, तो हमें प्रिवेंट करना चाहिए। एम्फिसिमा के केस में अवॉइड स्मोकिंग। इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस में हमें मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, तो अपनी न्यूट्रिशन जो है बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें। पुअर लिविंग कंडीशन की वजह से हो सकता है तो हाइजेनिक कंडीशन जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और लंग्स कैंसर जो है उसमें भी हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना है और पोल्यूटेड एयर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि जो स्मोकिंग है वो दो तरह की है, एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग जो है वो ज्यादा नुकसानदेह होती है एज कंपेयर टू एक्टिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग के केस में भी हार्मफुल जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में आते हैं, बट दे आर फिल्टर्ड। लेकिन जब पैसिव स्मोकर की बात करते हैं तो उसमें अनफिल्टर्ड जो है वो आ रहे होते हैं, हम उसको इनहेल कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो नॉन स्मोकर्स पर्सन है उनको खास तौर पर ये ख्याल रखना चाहिए कि वो पैसिवली इनहेल ना कर रहे हो और अल्टीमेटली डैमेज से बच सके। तो लंग्स कैंसर और एम्फिसिमा ये दोनों स्मोकिंग की वजह से हैं मेनली, और इसके अलावा भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं। और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये जो है हमने यहां तक अपना जो यूएचएस का आज का हमारा सिलेबस था उसमें से फर्स्ट यूनिट जो गैस एक्सचेंज था उसको कंप्लीट किया। जो सेकंड पार्ट है हमारे आज के लेक्चर का दैट इज अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स मौजूद हैं, सब टॉपिक्स। उसमें पहला जो पॉइंट है दैट इज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो एक्चुअली वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाता है, यहां पे याद रखिए कि हमेशा जो वाटर है और मिनरल है उसकी अब्जॉर्प्शन होनी है रूट से, थ्रू द जाइलम उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स द फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्लांट का कौन सा है, दैट इज लीफ और अदर ग्रीन एरिया ऑफ द प्लांट। तो एक्चुअली ये वाटर और मिनरल्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, रूट से अब्सॉर्ब किया जाता है, रूट जाइलम, रूट से जाइलम ऑफ द रूट तक भेजा जाता है और अल्टीमेटली फिर एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट से ट्रांसपायरेशन की जाती है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे जो अब्सॉर्प्शन है उसके लिए रूट के साथ साथ रूट हेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम रूट हेयर्स को नाम देते हैं एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। तो एपिडर्मल सेल्स की एक्सटेंशन की वजह से रूट हेयर्स बनते हैं जो कि तकरीबन 67% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रूट बनाते हैं। इससे हम रूट हेयर की इंपॉर्टेंस जान सकते हैं कि अगर रूट हेयर्स मौजूद ना हो तो कितनी अब्सॉर्प्शन जो है वाटर की वो रिड्यूस हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसके साथ साथ
जो रूट्स की लेंथ है वो भी एक येलो बॉक्स के अंदर एक्सप्लेन की गई कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि एक प्रोसोपिस जो लेगुमिनस प्लांट से बिलोंग करते हैं उनके अंदर कहा गया कि रूट की लेंथ जो है वो 50 मीटर तक होती है। और दूसरी एग्जांपल दी गई राय प्लांट, जिसमें जो लेंथ है प्लांट की वो सिर्फ 1 मीटर या उससे कम होती है और उसके मुकाबले में उसका जो साइज है, जो उसमें रूट ब्रांचेस बनती हैं, वो 14 मिलियन या 600 किलोमीटर तक हो सकती हैं। तो एक्चुअली ये जो बात है, ये दोनों इंफॉर्मेशन इस बात को इंपॉर्टेंस ऑफ रूट को एक्सप्लेन करती हैं कि रूट किस हद तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सब्सटेंस या वाटर एंड मिनरल्स। अब ये जो पॉइंट है, हमें यहां पे एक एमसीक्यू से हम ये बात समझते हैं कि जो वाटर और मिनरल की अब्जॉर्प्शन हो रही है, क्या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे अब्जॉर्प्शन डिपेंड करती है। तो उसके लिए मैंने एक एमसीक्यू लिखा, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल डिपेंड्स एक्सेप्ट, यानी कि नेगेटिव क्वेश्चन है कि रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, हमने वो चूज करनी है। तो पहली ऑप्शन है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अल्फा ऑप्शन। बीटा में देखिए ईज ऑफ पैसिव पेनिट्रेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, चार्ली कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल ऑन बोथ साइड ऑफ द सेल, इनर साइड और आउटर साइड, एंड डेल्टा एक्सटेंड टू कैरियर मॉलिक्यूल एंड एक्टिव अब्जॉर्प्शन। तो एक्चुअली यहां पे अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल किस पे डिपेंड नहीं करती, तो दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर की अब्जॉर्प्शन जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि मिनरल कितनी अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि मिनरल कभी भी इनऑर्गेनिक फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं हो सकता। दैट इज ऑलवेज या दैट शुड बी ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, और सॉल्यूशन की फॉर्म में उस मिनरल्स को अब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन उस मिनरल की जो डिपेंडेंस है कि किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर मिनरल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द सेल, इनर साइड और आउटर साइड पे जो कंसंट्रेशन है वो चीज इसको मैटर करेगी। और ईज ऑफ पैसिव पेनिट्रेशन, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के लिए कितना आसान है सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होना, उस चीज पे डिपेंड करेगा। और तीसरे नंबर पे एक्सटेंड टू कैरियर मॉलिक्यूल एंड एक्टिव अब्जॉर्प्शन, के कैरियर मॉलिक्यूल उस मिनरल को किस हद तक कैरी कर सकते हैं या ट्रांसपोर्ट करने में फैसिलिटेट कर सकते हैं, और एक्टिव अब्जॉर्प्शन जो है उसके लिए कितनी एनर्जी जो है वो मिलेगी और उस वजह से ये ट्रांसपोर्ट हो सकेगा। तो इन तीन चीजों पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। अब जो अब्जॉर्प्शन होनी है रूट से, जो कि फिर जाइलम की तरफ और जाइलम से फिर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक जाना है, उसके लिए प्रोसेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मली सिंपल बात है कि जो अब्जॉर्प्शन होनी है वो या तो विदाउट यूज ऑफ एनर्जी हो सकती है, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, या विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो नॉर्मली पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो की जाती है, दैट इज बाय डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब कैरियर प्रोटीन को इस्तेमाल करके इसको डिफ्यूज किया जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर किया जाता है। अब जो वाटर की अपटेक होती है रूट से, जो कि हमने कहा कि एक्टिव या पैसिव हो सकती है, उसको हम क्योंकि वाटर के रेफरेंस से है इसलिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो तरह की हो सकती है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब इनवर्ड मूवमेंट और एक्सोस्मोसिस का मतलब आउटसाइड द सेल मूव करना, एक्सो से है। तो एक्सो एंड एंडो, एंडो इनसाइड के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और एक्सो आउटसाइड के लिए। अब इसके साथ साथ ये जो प्रोसेस इस्तेमाल होते हैं, उसके साथ साथ एक और मेजर प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज फॉर मिनरल अपटेक, दैट इज माइकोराइजल अपटेक। माइकोराइजल एसोसिएशन हम जानते हैं, दैट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड फंजाई। तो यहां पे जो माइकोराइजल एसोसिएशन होगी वो तकरीबन 90% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें ये ऑब्जर्व की जाती है, और इसके जो मिनरल्स हैं उसमें कहा जाता है जिंक, कॉपर और फॉस्फेट, वो ऐसे मिनरल्स हैं जो कि माइकोराइजल एसोसिएशन के दौरान अपटेक करना प्लांट के लिए ज्यादा
आसान हो जाता है और अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज्यादा बेहतर होती है और प्लांट अपनी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो बेहतर अंदाज में बना सकता है। तो ये हमने एक जनरली देखा कि कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब जो प्रोसेस तो हमने बात कर ली कि ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट के लिए पाथवे है एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स की तरफ, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकल एंड देन जाइलम, तो यहां पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेल्स आएंगी। उनमें जो पाथवे है, कौन सा पाथवे इस्तेमाल किया जाएगा फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम एक्सटर्नल सॉइल टू द जाइलम, तो सॉइल से जाइलम तक वाटर को या मिनरल्स को किस पाथवे से ले जाया जाएगा, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। यहां पे जो पाथवे इस्तेमाल किया जाता है उसमें हम कहते हैं कि 3 मेजर पाथवे इस्तेमाल किए जाते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड वैक्यूलर पाथवे। हमारे यूएचएस के कंटेंट्स में 2 पाथवे को जो है वो एलैबोरेट करने का कहा गया, जिसमें एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट पाथवे है। जैसे मैंने प्रीवियसली जिक्र किया कि सॉइल से रूट हेयर में आता है जो भी वाटर मिनरल, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड जाइलम। तो रूट हेयर से पेरिसाइकल तक जो पहुंचने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम कहते हैं एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे इस्तेमाल किया जाता है। एपोप्लास्ट पाथवे के लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल्स, लेकिन सिम्प्लास्ट में कहा जाता है दैट इज इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। तो जब भी सिर्फ सेल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट हो तो एपोप्लास्ट है, और प्रोटोप्लास्ट जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए होगी तो उसे कहा जाएगा सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट के केस में एडजेसेंट सेल्स की जो सेल वॉल है उसमें इन्वॉल्व होता है, मतलब सेल के अंदर वाटर नहीं आएगा, बिटवीन द सेल जो है एडजेसेंट सेल्स के दरमियान से वाटर जो है वो ट्रेवल करेगा। लेकिन यहां पे सिम्प्लास्ट में वाटर जो है वो एंटर होगा सेल साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लास्ट में। तो एक्चुअली इस प्रोसेस में हम कहेंगे कि प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व होगा और यहां पे सिर्फ ओनली आउटर इंटरकनेक्टेड जो सेल वॉल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे। और वैक्यूलर में सिंपल बात है, वैक्यूल टू वैक्यूल होगा। जो पाथवे है एपोप्लास्ट पाथवे, इसमें कहा जाता है कि वाटर जो है रूट हेयर से कॉर्टेक्स तक तो पहुंच जाता है, लेकिन कॉर्टेक्स से जैसे ही एंडोडर्मिस में आता है तो यहां पे एक ब्लॉक आ जाता है जो कि कहलाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक्चुअली है क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को यहां पे हमारे इस चैप्टर में तो डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन हमारे बुक की ग्लॉसरी में जो है कैस्पेरियन स्ट्रिप को डिफाइन किया गया और कहा गया कि दीज आर द सुबेरिन कोटेड वॉल, यानी कि इनकी सेल वॉल में एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जिसको नाम दिया जाता है सुबेरिन। तो ये सुबेरिन जो है बुनियादी तौर पर इस कैस्पेरियन स्ट्रिप में होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं रहता, तो यहां तक इस प्रोसेस को रोक दिया जाता है। जबकि सिम्प्लास्ट में देखिए तो नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। यानी कि अगर ये एक सेल देखें, ये एक सेल देखें, तो इन दोनों के दरमियान जो एक साइटोप्लाज्मिक पोर बन जाता है, जंक्शन बन जाता है, उसको नाम दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। और उधर सिंपली वैक्यूल जो है वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जो है, फॉर एग्जांपल यहां पे इस तरह से अगर है तो वैक्यूल जो है वो पहले इस तरफ फ्यूज किया, यहां से वाटर जो है वो बाहर निकला, फिर दूसरे सेल में जो है वो एंडोपिनोसाइटोसिस की सूरत में, इस सूरत में जो है वो वैक्यूल बनता जाएगा और अल्टीमेटली वो प्रोसेस चलता जाएगा। तो इसमें हम वैक्यूल में इस तरह से देखते हैं। इंपॉर्टेंस देखें तीनों में से, तो ये एमसीक्यू के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा पाथवे है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम कहते हैं एपोप्लास्ट जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर वाटर एंड सॉल्यूट। तो सबसे ज्यादा जिस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? एपोप्लास्ट पाथवे। उसके बाद जो इससे लेसर इंपॉर्टेंस रखता है वो क्या है? दैट इज द सिम्प्लास्ट। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस एंडोडर्मिस रीजन में बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एंडोडर्मिस रीजन में एपोप्लास्ट पाथवे जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता, और वैक्यूलर पाथवे ये नेग्लिजिबल अमाउंट में देखा जाता है कि सेल ये प्रोसेस परफॉर्म करे। तो अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है, हमने इसमें जो पाथवे इन्वॉल्व होगा मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए, उसके लिए बात की। अब
यहां तक जो हमने पढ़ा, इसका जो अब मैं उस पूरे स्केच में प्लांट के लिए स्केच करूं तो सॉइल से जो रूट जाइलम तक वाटर पहुंचा है उसके लिए हम ये पाथवे पढ़ रहे थे। लेकिन अब रूट जाइलम से स्टेम की तरफ, स्टेम से लीव्स की तरफ और लीव से एरियल पार्ट तक जो वाटर आना है उसके लिए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, उसके लिए एक थ्योरी दी जाती है, दैट इज एक्चुअली अ कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। कोहेजन टेंशन थ्योरी में बुनियादी तौर पर बताया गया कि ये डिपेंड करती है 4 बुनियादी एस्पेक्ट्स पे। फर्स्ट वन इज कोहेजन, सेकंड इज टेंशन, थर्ड वन इज एडहेजन एंड फोर्थ इज स्ट्रेंथ ऑफ द जाइलम वॉल। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल होंगी उस तरह से इस पर डिपेंडेंस होगी। कोहेजन देखिए, कोहेजन का मतलब क्या है? कोहेजन का मतलब है कि जो सेम काइंड के, सेम नेचर के मॉलिक्यूल है उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बन जाना। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच हो जाए, कहलाता है कोहेजन। टेंशन क्या है? इसमें अब ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल सरफेस से, अब मिसाल के तौर पर यहां पे देखिए, मैं एक डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करता हूं कि ये एक हमारे पास जाइलम की वॉल है और ये लीफ का जो है वो हिस्सा है। यहां पे अब वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इस जगह पे मौजूद है और यहां पे वाटर पोटेंशियल क्योंकि ज्यादा है, ऊपर कम है, और अल्टीमेटली वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से आते जाएंगे। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो मौजूद है और ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है जैसे ही स्टोमेटा के लेवल पे पहुंचेंगे तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। जैसे यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकला तो इस जगह पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया, और प्रीवियसली वाटर पोटेंशियल ज्यादा है तो प्रीवियस वाटर का मॉलिक्यूल जो है इस पोजीशन को कवर करने की कोशिश करेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे, लेकिन यहां पे ये भी बात जरूरी है कि वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोहेसिव फोर्स के जरिए अटैच है, और वो फोर्स कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस फोर्स की वजह से जब वाटर के मॉलिक्यूल को पुल किया जाएगा तो वो एक चेन की सूरत में आ जाएंगे, जिसको नाम दिया जाएगा वाटर मॉलिक्यूल आर इन टेंशन। तो एक टेंस सिचुएशन बन जाएगी, जैसे एक चेन को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, उस सूरत में ये प्रोसेस जो है वो मेंटेन हो जाएगा। और इसके लिए जो ट्रांसपायरेशन है वह दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द फोर्स। एडहेजन में क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो जाइलम के सेल वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं। यानी कि हम दोनों में कीवर्ड डिफरेंट बता सकते हैं कि कोहेजन में भी अटैचमेंट होती है लेकिन सेम नेचर के मॉलिक्यूल की, एडहेजन में भी अटैचमेंट होती है लेकिन 2 डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल की। यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के साथ अटैच हुआ, लेकिन उस केस में वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो रहा है सेल वॉल ऑफ द जाइलम। तो यहां पे 2 डिफरेंट नेचर के, यहां पे सेम नेचर के। और अगर आप स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल देखें तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, नॉट बक्कल इनवर्ड। तो एक्चुअली ये इम्बाइबेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, जिसमें ये वाटर को अब्सॉर्ब तो कर लेती है लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते सेल वॉल के कंपोनेंट जो कि जाइलम के हैं। यहां पे देखिए कोहेजन में वाटर के मॉलिक्यूल को इकट्ठा रखा जाता है, चेन की सूरत में आ जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। लेकिन टेंशन जो है ट्रांसपायरेशन बेसिक फोर्स थी, और इसमें यह कहा जाता है कि ट्रांसपायरेशन के जरिए तकरीबन वाटर को पुल किया जा सकता है 600 फीट या 200 मीटर लेंथ पे। इसी वजह से जो हम देखते हैं पहाड़ी इलाकों में जो कॉनिफर्स हैं, बहुत लंबे लंबे दरख्त हैं, उनमें वाटर जो है वो सॉइल से एरियल पार्ट्स तक जो है वो ट्रांसपायरेशनल पुल के जरिए मूव कर रहा होता है। और एडहेजन में देखें तो वाटर मॉलिक्यूल एडहेयर कर गए किसके साथ? जाइलम सेल वॉल के साथ। इसमें सेलुलोज जो मौजूद होती है उसकी एफिनिटी होती है वाटर के साथ, जिस वजह से एडहेजन का प्रोसेस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल जो है ये भी लिग्निन और सेलुलोज की होती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं लिग्निन जो है वो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल को एज कंपेयर टू सेलुलोज। तो सेलुलोज और लिग्निन की वजह से सेल वॉल जाइलम की जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, और उस स्ट्रेंथ की वजह से ये जो कोहेजन टेंशन थ्योरी में कोहेजन
टेंशन एंड एडहेजन का प्रोसेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस वजह से हम इस बात को ये कंसीडर करते हैं। लास्ट पे आके जो हमने कहा टेंशन क्रिएट होती है, दैट इज ड्यू टू द ट्रांसपायरेशनल पुल। तो ऐसे कौन से फैक्टर या थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि ट्रांसपायरेशनल पुल को मेंटेन करती हैं? तो सबसे पहली बात बताई गई स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस। जो कोहेसिव फोर्सेस हैं, जितनी ज्यादा कोहेजन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वो मेंटेन होगी। इसके साथ साथ टेंशन, ये भी जितनी ज्यादा टेंशन क्रिएट होगी, जितनी ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही है उतनी टेंशन क्रिएट हो रही है और ट्रांसपायरेशनल पुल बढ़ती जा रही है। और अल्टीमेटली वाटर पुल जो कि अपवर्ड वाटर के जो वाटर पोटेंशियल है वो हायर से लोअर होने की वजह से इस कंडीशन को भी देखा जाता है। तो यहां पे ये सारा जो प्रोसेस है इसमें हमने ये बात समझी कि वाटर जो है वो किस तरह से जो सॉइल से रूट हेयर के जरिए रूट जाइलम तक पहुंचता है और फिर जाइलम से कोहेजन टेंशन थ्योरी के जरिए हमने ये समझा कि एरियल पार्ट यानी कि लीव्स तक किस तरह पहुंचता है और उसकी ट्रांसपायरेशन कैसे होती है। ये पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ट्रांसपायरेशनल जो प्रोसेस है उसको देखा। जो सेकंड पार्ट है इसी पार्ट जो हमारे इस सिलेबस का यूएचएस के कंटेंट्स का, उसमें हम मूवमेंट ऑफ फूड देखेंगे कि किस तरह से जो फूड है वो फोटोसिंथेटिक जो सोर्स है वहां से सिंक तक आती है। तो उस टॉपिक के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एक्चुअली ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहां पे एक्चुअली वाटर के लिए हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो वाटर वेपर्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स कौन से हैं? पर्टिकुलरली लीव्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बार्क ऑफ स्टेम भी इस्तेमाल हो सकती है और जहां से ये ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा उस बुनियाद पर, स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। आइदर इट इज थ्रू क्यूटिकल, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अगर लेंटिसल से हो तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, और अगर स्टोमेटा के जरिए हो तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन का नाम दिया जाता है। तो इसका मतलब ट्रांसपायरेशन की टाइप्स ऑन द नेचर ऑफ देयर स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर से ट्रांसपायरेशन हो रही है उस बुनियाद पर इसको क्लासिफाई किया गया। क्यूटिकुलर में जैसे मैंने डिफाइन किया कि अगर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्यूटिकल से होता है, लेंटिकुलर में अगर लेंटिसल से होता है, और स्टोमेटल से थ्रू स्टोमेटा। स्ट्रक्चर में देखें तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है और फिर इनका स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट कैसा है। तो जो क्यूटिकल है ये हमेशा अपर और लोअर एपिडर्मिस पर होगा, पर्टिकुलरली लीव्स पे होगा, और इसकी कंपोजिशन वेक्सीक्यूटन से बनी होती है जो कि क्यूटिकल है, जो कि लॉस ऑफ वाटर को कंपैरेटिवली प्रिवेंट करती है। लेंटिसल देखें तो दीज आर प्रेजेंट इन बार्क फ्रॉम कॉर्क। तो एक्चुअली कॉर्क के ऊपर जो बार्क मौजूद है पर्टिकुलर स्टेम पर, वहां पे कुछ लूजली पैक्ड मैस ऑफ सेल होता है जहां से एरेटिंग स्पेस बढ़ती है और अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और स्टोमेटा, टू टाइप्स के लीव्स जो है उनकी बेस पर इनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट है। अगर हम आइसोबाइलेटरल लीव की बात करें तो उसमें बोथ साइड पर मौजूद होते हैं, लेकिन जब डॉर्सी वेंट्रल लीव्स जो है उनकी बात करें तो उसमें लोअर साइड पर एग्जिस्ट करते हैं, लोअर एपिडर्मिस पे डॉर्सी वेंट्रल कंडीशन में एग्जिस्ट करेंगे। इसमें क्यूटिकुलर में लॉस होता है थिन एरिया से, यानी कि क्यूटिकल की थिकनेस जो है वो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करती है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि थिकनेस ऑफ क्यूटिकल इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जितनी ज्यादा क्यूटिकल थिक होती जाएगी उतने ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। और लेंटिसल्स में देखें तो इसमें हमने कहा कि इनका जो स्ट्रक्चर बनेगा लूजली प्लेस्ड मैस ऑफ सेल की वजह से
एक्सटर्नल स्केयर्स बनेंगे या प्रोट्रूजन इन द स्टेम बनेंगी, ताकि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो आसान हो सके। और स्टोमेटा जो बनते हैं वो एक्चुअली गार्ड सेल्स, 2 गार्ड सेल जो हैं इस सूरत में हम कहते हैं बीन शेप्ड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और या किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर में। दोनों स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं तो दरमियान में जो ओपनिंग बनती है इसको स्टोमा, और कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टोमेटा का नाम दिया जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू, परसेंटेज जो है वो अक्सर पूछी जाती है कि जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है वो टोटल ट्रांसपायरेशन के कितने परसेंट होगी, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर जो है वो मिनिमम होती है 1 to 2% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन, और स्टोमेटल जो है दैट इज एट इट्स मैक्सिमम लेवल 90% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन। तो ये हमने एक डिफरेंस देखा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। यहां पे हमारी बुक में ट्रांसपायरेशन के अगेंस्ट एक अदर वर्ड लिखा दैट इज एक्चुअली गुटेशन। गुटेशन में और ट्रांसपायरेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? ट्रांसपायरेशन के दौरान वाटर्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर जब रिलीज होगा तो उसे कहा जाएगा ट्रांसपायरेशन, लेकिन अगर लिक्विड ड्रॉपलेट्स की सूरत में हो तो उसे नाम दिया जाएगा गुटेशन। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस डे टाइम में मैक्सिमम होता है, लेकिन गुटेशन का प्रोसेस नाइट टाइम में होता है। ट्रांसपायरेशन जो है वो क्यूटिकुलर, लेंटिसल और स्टोमेटा के थ्रू होती है, लेकिन गुटेशन पर्टिकुलर ग्लैंड्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है हाइडाथोर्स। तो हमें गुटेशन और ट्रांसपायरेशन में भी डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स होता है तो प्लांट्स के केस में उसे नाम दिया जाता है ट्रांसपायरेशन, लेकिन एनिमल्स के केस में उसे नाम दिया जाता है पर्सपायरेशन और स्वेटिंग। तो हमें यह भी कीवर्ड जो है वो डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन पर्टिकुलर टर्म है किसकी? प्लांट्स की, लेकिन पर्सपायरेशन सेम फिनोमिना है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन टर्म किसकी है? एनिमल्स की। तो ट्रांसपायरेशन, पर्सपायरेशन एंड गुटेशन, ये तीनों में भी हमें कीन डिफरेंस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट इसी से रिलेटेड है दैट इज अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं? तो उसमें हमारी बुक में मेंशन किए गए लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर, विंड एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये 6 बेसिक एस्पेक्ट्स पे रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किस तरह से इफेक्ट होती है। देखिए, कोई भी इफेक्ट हो, कोई भी फैक्टर हो, उसका काम या तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अगर कोई फैक्टर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज कर रहा है तो हम कहते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर कोई कम कर रहा है तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमें दोनों वैल्यूज जो है उसके बारे में एमसीक्यू के रेफरेंस से पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर लाइट देखिए, तो लाइट एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करती है, इसके साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन और इसके साथ साथ फोटो पीरियोडिज्म। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लाइट की वजह से होते हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट है, प्लांट मूवमेंट, उसमें भी लाइट एक रोल प्ले करती है। उसके साथ साथ यहां पे लाइट जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए भी इनडायरेक्ट रोल करती है, यानी कि जब लाइट आएगी उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगी, और फोटोसिंथेसिस जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए एक रोल प्ले करती है, जो कि आगे हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम देखें तो लाइट जो है जैसे ही पड़ती है प्लांट बॉडी पर, एरियल पार्ट पे, तो पोटाशियम इनफ्लक्स होता है। इस पोटाशियम इनफ्लक्स की वजह से गार्ड सेल्स पर्टिकुलरली टर्जिड होते हैं, और उस टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, एंड दीस स्टोमेटा विल रिस्पॉन्सिबल, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब जो लाइट है 2 तरह से हो सकती है, स्ट्रॉन्ग लाइट और डिम लाइट, इन द टर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ता है,
अप टू अ सर्टेन लेवल, तो जैसे ही इंटेंसिटी एक खास हद से बढ़ जाए तो टेम्परेचर भी साथ इंक्रीज हो जाता है, जो कि फिर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। तो हमें विद रेफरेंस टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगी बट अप टू अ सर्टेन लेवल। तो यहां पे लाइट की वजह से हमने क्या कंक्लूड किया कि लाइट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जैसे जैसे लाइट आती रहेगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता रहेगा। दूसरा फैक्टर देखें टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी हम यूजुअली कहते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन अप टू अ सर्टेन लिमिट। ये बात इंपॉर्टेंट है, अप टू अ सर्टेन लिमिट। कैसे कहा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री से इंक्रीज होना शुरू होता है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है? दैट विल बी डबल्ड बाय एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज। यानी कि जैसे 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक टेम्परेचर जो है एक पर्टिकुलर लिमिट तक इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। अगर उस वक्त भी क्लोज ना हो तो स्टोमेटा जो है क्लोज ना होने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज्यादा हो जाएगा और प्लांट विल्ट करके डाई करने की सिचुएशन आ सकती है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट येलो बॉक्स में डिस्कस किया गया कि जिस वक्त टेम्परेचर एक खास लिमिट से बढ़ता है तो उस वक्त स्टोमेटा के क्लोजर को कंट्रोल कौन करता है? दैट इज हार्मोनल बैलेंस। कौन सा हार्मोन? दैट इज एब्सिसिक एसिड, जो कि एक्चुअली ग्रोथ इनहिबिटर है। ये हार्मोन जो है स्टोमेटा की क्लोजर का सबब बनता है और अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन को या एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन को जो है वो प्रिवेंट करता है या रोकता है। तीसरा फैक्टर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डे टाइम में और नाइट टाइम में, दो पॉइंट जो है हम इसके देखेंगे कि डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है उसकी वजह से क्या होता है? एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट एक्टिवली जो है वो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्टोमेटा ओपन होते हैं और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा? बढ़ेगा। और नाइट टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड हार्ड द पोटेशियम आयन, यानी कि उसको रोकता है। जब रोकेगा तो गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयन नहीं आ रहे। जब पोटेशियम आयन नहीं आ रहे तो एंड ऑस्मोसिस नहीं हो रही और अल्टीमेटली स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो डे टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करती है, इट मींस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को प्रमोट करती है। नाइट टाइम पे स्टोमेटा क्लोज होते हैं और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाता है। चौथा जो फैक्टर है देखिए ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर। तो जब एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी और प्लांट लीव के अंदर जो ह्यूमिडिटी है या वाटर वेपर्स है वो कम है तो अल्टीमेटली वाटर वेपर जो है ऑस्मोसिस के जरिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आने हैं। तो जब एयर ड्राई होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा क्योंकि लीफ के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है और एनवायरनमेंट में कम है, तो वाटर पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होगी। अल्टीमेटली रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही ह्यूमिड एयर की बात करेंगे तो उसमें उसके ऑपोजिट होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विल बी डिक्रीज। तो अल्टीमेटली दोनों प्रोसेस एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसी तरह से विंड हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं व्हेन द एयर इज इन मोशन, एयर इन फ्लो। तो जब एयर मोशन में होती है या फ्लो में होती है तो हम कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को इंक्रीज करती है। इसका मतलब विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और उसके ऑपोजिट क्या होगा? दैट इज स्टिल एयर। तो स्टिल एयर जब होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा। वाई? इट मींस जब रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हो रहा है, जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो एयर स्टिल है, तो एक खास वक्त आने के बाद एयर सैचुरेटेड हो जाएगी और अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस फिर नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर एयर इन मोशन है यानी कि विंड है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एयर अपना फ्लो में है, नई आने वाली एयर में वाटर वेपर्स कम होंगे और अल्टीमेटली ट्रांसपायरेशन
कंटिन्यू रहेगी। तो इसका मतलब विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लास्ट पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर भी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा। अब अगर सॉइल में वाटर ज्यादा अवेलेबल है तो इसका मतलब अब्जॉर्प्शन ज्यादा हुई, जितनी ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगी इतनी ज्यादा अपटेक होगा टुवर्ड्स द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट और उतनी ही ट्रांसपायरेशन बढ़ेगी। जैसे जैसे वाटर जो है सॉइल में कम होता जाएगा तो उसकी जो अब्जॉर्प्शन है कम हुई तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम हो गया। इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉइल इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो हमने यहां पे कुछ कीवर्ड्स डिस्कस किए हर एक के लिहाज से कि कौन सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कौन सा डायरेक्टली है। एक तो स्ट्रेट क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरे नंबर पे बाज़ औक़ात हमें ये पूछा जा सकता है कि ये विंड जो है ये किस तरह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को जो है वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, लाइट कौन सा मैकेनिज्म करती है, टेम्परेचर कितना जो है वो होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कितनी होगी। तो हमें उसके इंटरनल मैकेनिज्म को दो चीजों पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एक तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे और दूसरे नंबर पे उसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में हमने जो एक कीवर्ड यूज किया है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज होगी किस वक्त, जिस वक्त जो स्टोमेटा है वो ओपन होंगे, और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगा जब स्टोमेटा क्लोज होंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो किस तरह से होगा उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्टोमेटा डे टाइम पे ओपन होते हैं और नाइट टाइम पे क्लोज होते हैं। इसकी रीजन क्या है कि स्टोमेटा डे टाइम पे ओपन क्यों होते हैं और नाइट टाइम पे क्यों होते हैं, और उनके लिए मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व होता है, उसके लिए एक्चुअली दो हाइपोथेसिस दी गई। सबसे पहली हाइपोथेसिस दी गई स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जो कि एच वॉन मोहल ने एक्सप्लेन की, और दूसरी इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। अब जो स्टोमेटा है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि ये एक्चुअली गार्ड सेल से बनते हैं जो कि एक मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वॉल्व के तौर पर एक्ट करते हैं। अब जो गार्ड सेल्स हैं वो किस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का सबब बनेंगे, तो उसमें अगर हम स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस में ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा देखें तो ये एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि पर्टिकुलरली डे टाइम पे हो रहा है। डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट आती है। अब लाइट जिस वक्त आई जो कि ट्रैप की प्लांट बॉडी ने, जिसमें लीफ ने, तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ। अब फोटोसिंथेसिस कहां पे, गार्ड सेल्स में। यहां पे पॉइंट याद रखिए कि गार्ड सेल्स और जो उसके नियर बाय एपिडर्मल सेल है उनमें डिफरेंस क्या होता है। गार्ड सेल्स फोटोसिंथेटिक होते हैं और एपिडर्मिस के सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते। दूसरा डिफरेंस, गार्ड सेल्स का नियर बाय सेल्स के साथ प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन नहीं होता। यानी कि अगर हम देखें ये गार्ड सेल है एक, ये दूसरा गार्ड सेल है, और इनके साथ बाकी एपिडर्मिस के सेल जो है वो मौजूद हैं। अब तमाम एपिडर्मल सेल एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कनेक्टेड होते हैं, लेकिन गार्ड सेल जो है वो एपिडर्मिस के साथ कनेक्टेड नहीं होते। इसी वजह से इसमें होने वाली फोटोसिंथेसिस की वजह से जो अल्टीमेटली इसकी टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी का सबब बनते हैं। तो फोटोसिंथेसिस हुई गार्ड सेल्स में, जैसे ही फोटोसिंथेसिस हुई तो उसकी वजह से सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया, गार्ड सेल्स के अंदर ज्यादा हो गया। तो यहां पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है, जो कि पर्टिकुलरली ग्लूकोज है, उसकी फॉर्मेशन बढ़ेगी, सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया, और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो एडजेसेंट एरिया है वहां से वाटर एंटर होना शुरू हो जाएगा, किसमें, गार्ड सेल में। इसका मतलब वाटर जब एंटर होगा तो एंड ऑस्मोसिस हुई, गार्ड सेल्स के अंदर वाटर पोटेंशियल भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और अल्टीमेटली गार्ड सेल्स टर्जिड हो गए, और वो टर्जिडिटी की वजह से
एक सेंट्रल ओपनिंग बन गई जो कि स्टोमेटा के तौर पर बिहेव करेगी। तो ये सीक्वेंस जो है इवेंट का कि पहले सल्यूट एंटर होगा, सल्यूट पोटेंशियल बढ़ा, फिर वाटर एंड ऑस्मोसिस होगी, जिस वजह से क्या होगा कि वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ही ये करते हैं कि दैट इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो जब सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर सल्यूट पोटेंशियल बढ़ा था तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया था, कम हो गया था। तो बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, इसका मतलब हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ वाटर जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। इस इवेंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि डे टाइम की बजाय नाइट टाइम में हो रहा है, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पे फोटोसिंथेसिस की बजाय नो फोटोसिंथेसिस। तीसरे नंबर पे जो शुगर प्रोड्यूस हुई थी उसको या तो गार्ड सेल्स में यूटिलाइज कर लिया जाएगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, या इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टार्च में, जो कि इनसॉल्युबल है, जो कि सल्यूट पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करेगी बल्कि सल्यूट पोटेंशियल को कम कर देगी। तो इस वजह से स्टार्च बनने की वजह से, इनसॉल्युबिलिटी आने की वजह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, जिसको हम सल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही सल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज हुआ तो वाटर जो सेल्स के अंदर मौजूद था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, दैट विल एक्सऑस्मोसिस, सेल से बाहर जाना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली यहां पे आके गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे, दैट विल बी फ्लैसिड। और इन गार्ड सेल्स के फ्लैसिड होने की वजह से जो उनके स्टोमेटा थे वो क्या हो गए, क्लोज हो गया। तो एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हुआ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इस हाइपोथेसिस में ऐसा क्या लिमिटेशन थी जिस वजह से हमें अनदर हाइपोथेसिस की तरफ जाना पड़ा? तो इस हाइपोथेसिस में एक जो मेजर लिमिटेशन थी वो ये थी कि इतनी स्पीड अप, जितनी स्पीड के साथ स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं उतनी स्पीड से स्टार्च और शुगर की सिंथेसिस या कन्वर्जन नहीं होती। वो एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो एक फास्ट प्रोसेस है, जिस वजह से एक अनदर एस्पेक्ट की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई गई, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन। तो पोटाशियम आयन के लिए हम जानते हैं दैट इज फ्रीली परमिएबल। तमाम आयन जो हैं वो सिलेक्टिवली या डिफरेंशिएटली परमिएबल होते हैं, बट पोटाशियम आयन इज फ्रीली परमिएबल टू सेल मेम्ब्रेन। तो इस आयन की जो मूवमेंट है उसके लिए भी उसी तरह से हम ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करते हैं। जब स्टोमेटा ने ओपन होना है उस वक्त इवेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले एक्टिव पोटाशियम ट्रांसपोर्ट इनटू द गार्ड सेल्स। अब ये गार्ड सेल्स के अंदर पोटाशियम आयन इनटेक क्यों हो रहा है, डे टाइम पे क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली डे टाइम पे जब लाइट पड़ती है और लाइट में जो ब्लू लाइट है वो प्रोमोट करती है पोटाशियम इनफ्लक्स को, तो जिस वजह से हम कहते हैं एक्टिव पोटाशियम ट्रांसपोर्ट इनटू द गार्ड सेल। जब गार्ड सेल्स में एंटर हुआ तो इस वजह से सल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जैसे ही सेल के अंदर सल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है तो अल्टीमेटली वाटर भी सेल के अंदर मूव करेगा, एंड ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी और इस एंड ऑस्मोसिस की वजह से टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स हो जाएगी, जो कि अल्टीमेटली वही प्रोसेस है, लेकिन वहां पे स्टार्च और जो शुगर है जो कि ग्लूकोज है वो एक्चुअली बिहेव कर रहा था एज अ सल्यूट, यहां पे पोटाशियम एज अ सल्यूट बिहेव करेगा। दूसरे नंबर पे उसके ऑपोजिट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या होगा कि यहां पे एक्टिव अपटेक हो रही थी, वहां पे अब पैसिव डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही पैसिव डिफ्यूजन होगी तो सल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो एक्सऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगी और एक्सऑस्मोसिस की वजह से फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स ऑब्जर्व की जाएगी, जो कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का सबब बनेगा। तो ये पोटाशियम की बेस पर जब इनटेक ऑफ पोटाशियम, इनफ्लक्स और इफ्लक्स ऑफ पोटाशियम की बेस पर जब बात करें तो ये एक रैपिड प्रोसेस है जिसमें वाटर की मूवमेंट और पोटाशियम आयन की मूवमेंट एक स्पीड अप प्रोसेस है। उसके मुकाबले में स्टार्च शुगर जो है उसकी फॉर्मेशन, सिंथेसिस और कन्वर्जन एक डिलेड प्रोसेस है। तो हम ये नहीं कहते कि ये 100% गलत है, बल्कि
कहा यह जाता है कि दोनों हाइपोथेसिस कंट्रीब्यूट करती हैं, ये दोनों मैकेनिज्म पॉसिबली कंट्रीब्यूट करती हैं फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो यहां पे जो पोटाशियम आयन जो कि इन्वॉल्व है, जैसे मैंने कहा कि इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, एक तो हमने कहा कि ब्लू लाइट का एक्सपोजर और दूसरे नंबर पे लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक किया जा रहा है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली गार्ड सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होगी। जितनी कम होती जाएगी उतना पोटाशियम जो है उसका इनटेक बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये दो हाइपोथेसिस जिसमें हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के मैकेनिज्म को ऑब्जर्व किया। यहां तक हम जो बात कर रहे थे दैट इज अबाउट ट्रांसपायरेशन। जो सेकंड पार्ट है हमारा इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, उसमें हम कहते हैं कि जो वाटर की मूवमेंट के साथ साथ जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। तो उस ऑर्गेनिक सॉल्यूट की मूवमेंट को या ट्रांसपोर्ट को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली ऑर्गेनिक सॉल्यूट सबसे पहले डिसाइड करना जरूरी है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट हम कह रहे हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यानी कि सोर्स में प्रोड्यूस हुई है और फिर उसको ट्रांसलोकेट करना है किस तरफ, टुवर्ड्स द सिंक और फ्रूट जो कि अपने उस फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को स्टोर करेगा फॉर द नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन और डिफरेंट वेज, जिसको हम ह्यूमन जो है या एनिमल्स भी एज अ सोर्स ऑफ फूड फिर इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पे जब ऑर्गेनिक सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ट्रांसलोकेशन कहां से कहां तक हो रही है, दैट इज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एसेंट ऑफ सैप को जब इसके साथ हम रिलेट करते हैं तो उसमें हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप का मतलब है कि अपवर्ड मूवमेंट होना, यानी कि जिस वक्त वाटर की मूवमेंट जाइलम में होनी है तो वो रूट से किस तरफ जानी है, टुवर्ड्स द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज ऑलवेज अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक सॉल्यूट की बात करते हैं तो इस वक्त हम कहते हैं ये अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं बल्कि सोर्स टू सिंक, ये अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। इसमें हम सोर्स कंसीडर करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन को और जो सिंक है वो स्टोरेज ऑर्गन, वो रूट्स हो सकती हैं, वो फ्रूट्स हो सकते हैं या डिफरेंट ऐसे कंपोनेंट जो कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट को यानी कि सुक्रोज को स्टोर करेंगे। यहां पे जो इस ऑर्गेनिक सॉल्यूट की मूवमेंट है उसके लिए जो हाइपोथेसिस दी गई दैट इज एक्चुअली प्रेशर फ्लो थ्योरी, जो कि अर्नस्ट मंच ने एक्सप्लेन की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने कहा कि दैट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ सॉल्यूशन in the sieve elements is driven by an osmotically generated pressure between source and sink। तो osmotically generated pressure है जो कि सोर्स से सिंक की तरफ मूव करा रहा है किसे, ऑर्गेनिक सॉल्यूट को। इसमें हम कहते हैं कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन या सोर्स है वो क्या है, दैट इज द लीफ। तो ये सोर्स के तौर पर काम करेगा जिसमें सुक्रोज को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सुक्रोज क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, और इसको यहां पे सबसे पहले मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके बाद इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टुवर्ड्स नियर बाय कंपेनियन सेल। अब फ्लोएम के केस में हम कहते हैं दो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, एक सीव एलिमेंट्स और उसके साथ एडजेसेंट सेल्स होते हैं जो कि कंपेनियन सेल कहलाते हैं। कंपेनियन सेल एक्चुअली कंपनी जो कि एडजेसेंट ऐसे सेल्स होंगे जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिस वजह से इनको नाम दिया जाता है कंपेनियन सेल्स। इसके साथ साथ एक और इवेंट होता है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हमने ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर कहा। ये किस वजह से जनरेट हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से। और यहां पे एक
पूरा फ्लो चार्ट देखने से पहले हम एक की पॉइंट देख लें कि सुक्रोज जो है कंपेनियन सेल में जब एंटर होगा तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा, और जब कंपेनियन सेल से फ्रूट की तरफ आता है, फ्रूट सेल्स की तरफ आता है, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है। यहां पे जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट की मूवमेंट होनी है उसमें दो चीजें जो है, उस सॉल्यूशन में दो चीजें मूव करेंगी, एक तो वाटर मूव करेगा और दूसरे नंबर पे जो मूवमेंट होगी दैट इज अबाउट द सॉल्यूट। तो वाटर की मूवमेंट हमेशा ऑस्मोसिस के जरिए होगी और सॉल्यूट की मूवमेंट जो है वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही होगी। तो इस पॉइंट को हमें समझना जरूरी है। होता क्या है एक्चुअली, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनता कहां पे है, लीफ में। अब लीफ से पहले उसे जाना है किस तरफ, टुवर्ड्स द फ्लोएम, फ्लोएम से उसको मूव करना है टुवर्ड्स द एरिया ऑफ सिंक, और फिर फ्लोएम से उसको मूव करना है टुवर्ड्स द सिंक। तो इस मूवमेंट के दौरान सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स हैं या सीव ट्यूब्स हैं वहां तक फूड या फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। तो उसकी ये स्कीमेटिक डायग्राम बनाई गई जिसमें मेसोफिल सेल क्या करते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। इसमें सिंथेसिस होगी और प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो स्ट्रक्चर शो किए गए दीज आर एक्चुअली प्लाज्मोडेस्माटा, इनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन हो रही होगी और फिर बंडल शीथ सेल के जरिए फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड सीव एलिमेंट। तो एक्चुअली ये हमें डायरेक्शन सीक्वेंस पता होना चाहिए कि मेसोफिल सेल के बाद बंडल शीथ सेल आएंगे, इसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन कंपेनियन सेल एंड सीव एलिमेंट्स। तो सीव एलिमेंट्स के अंदर अब फ्लो होगा और कहां पे पहुंचेगा, टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द सिंक, और फिर उसमें ये ऑपोजिटली सीव एलिमेंट से फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल से फ्रूट सेल की तरफ ये मूवमेंट हो जाएगी। तो इसमें हमने शुगर के मॉलिक्यूल की जो मेसोफिल टू सीव एलिमेंट है इसको डिस्कस किया। अगर हम इस जो ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट के लिए एक एमसीक्यू देखें तो दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अल्फा ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बीटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, चार्ली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड डेल्टा ऑस्मोसिस। तो यहां पे हमने जैसे कहा कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए जो कंपेनियन सेल टू फ्रूट सेल, ये इस रेफरेंस से ये बात जो है वो मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये प्रोसेस हो रहा होगा। जैसे जो वाटर की मूवमेंट है वो ऑस्मोसिस के जरिए है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट है उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। अब जिस वक्त मेसोफिल सेल से सीव एलिमेंट तक जो प्रोडक्ट है वो पहुंच गया, तो उसके बाद इस मटेरियल को सीव एलिमेंट से फ्रूट सेल की तरफ ले जाने के लिए जो ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस होगा, इसको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट की बात करते हैं तो सबसे पहले मेसोफिल से सीव एलिमेंट तक यानी कि सोर्स टुवर्ड्स द फ्लोएम और फिर फ्लोएम से टुवर्ड्स द सिंक, ये एक पूरा वो स्केच है जिसमें सोर्स टू सिंक मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट की ट्रांसलोकेशन को कंसीडर किया जाता है। इसमें अब कौन कौन से इवेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लीफ के अंदर जो कि सोर्स है उसके अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है शुगर को और यूटिलाइज किया जाता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। जितनी शुगर या ग्लूकोज जो बनी थी उसको यूटिलाइज कर लिया गया और जो रिमेनिंग है उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है टुवर्ड्स द फ्लोएम। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस हुई थी, उसमें जितनी यूटिलाइज हो गई इट्स ओके, और जो रिमेनिंग है उसको सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाएगा और फ्लोएम की तरफ ट्रांसलोकेट किया जाएगा। अब फ्लोएम में जैसा कि हम जानते हैं कि मैनी सीव ट्यूब्स मौजूद होती हैं, इस तरह से पार्शली पोरस स्ट्रक्चर होता है और इस पोरस स्ट्रक्चर में से जो मूवमेंट है वो हो रही होती है हमारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट की और वाटर की। तो यहां पे
जो पहला पॉइंट हमने कहा मैन्युफैक्चर होगा, यूटिलाइज होगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए ऑर्गेनिक सॉल्यूट। सेकेंडली ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द फ्लोएम। अब जैसे ही फ्लोएम में मटेरियल आया तो यहां पे ऑर्गेनिक सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हुई, बढ़ गई। इसका मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। उस सॉल्यूट पोटेंशियल को मैनेज करने के लिए जो जाइलम है उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लोएम की तरफ आएंगे, मतलब वाटर पोटेंशियल हायर से लोअर की तरफ वाटर मूव करेगा और इस मूवमेंट की वजह से सॉल्यूट पोटेंशियल को मैनेज किया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जिस वक्त इस सीव एलिमेंट्स के अंदर जो मटेरियल है सॉल्यूट और वाटर उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो अल्टीमेटली फ्लोएम सीव एलिमेंट से सिंक की तरफ मूवमेंट की जाएगी, किसकी, ऑर्गेनिक सॉल्यूट की। दैट विल बी द फोर्थ पॉइंट। और जैसे ही सॉल्यूट कंसंट्रेशन सिंक में या फ्लूइड में बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे सॉल्यूट पोटेंशियल अगेन राइज कर गया और उसको मैनेज करने के लिए वाटर जो है वो भी मूव करेगा टुवर्ड्स द सिंक। अब सिंक के एरिया में वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज कर गया और इसी तरह से जो सोर्स के करीब फ्लोएम का एरिया था वहां पे राइज कर गया। तो इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जो सिक्स्थ पॉइंट आएगा जिसमें हम कहेंगे कि ये जो मूवमेंट है सॉल्यूट की और वाटर की फ्रॉम हायर कंडीशन हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको नंबर दिया जाएगा 6। तो ये जो 6 इवेंट हमारे इस डायग्राम के कैप्शन में उसको डिटेल में डिस्कस किया गया, हमें इसके की इवेंट्स पता होने चाहिए कि कहां कहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है और उसके इवेंट्स की जो सीक्वेंस है वो क्या है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम फ्लोएम के अंदर बात करते हैं जो कि सैप फ्लो कर रहा, जो फ्लूइड जिसमें सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो सॉल्यूट कंटेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट है एंड वाटर है, तो जब इसकी कंपोजिशन को ऑब्जर्व किया गया तो एक्चुअली एफिड से जो सक करता है फ्लोएम सैप को उसकी जो सिक्रीशंस हैं उसमें हनी ड्यू को, ये एक येलो बॉक्स इंफॉर्मेशन है जिसमें यह बात की गई कि हनी ड्यू उसको कहा जाता है जो कि सिक्रीशन ऑफ द एफिड है जो कि उसने फ्लोएम सैप से सक किया था। यहां पे ये बात गौर से बताई गई, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दी गई कि फ्लोएम के अंदर जो सैप है उसमें सुक्रोज की और नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन जो है वो मेंशन की गई। तो इससे हम फ्लोएम सैप के अंदर मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी डिटरमिन कर सकते हैं कि यहां पे ट्रांसलोकेशन जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट की हो रही है उसमें मेजर कांस्टेंट क्या है, तो मेजर कांस्टेंट ऑफ हनी ड्यू वाज सुक्रोज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सुक्रोज इज एक्चुअली ट्रांसलोकेटेड एज ऑर्गेनिक सॉल्यूट फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स द सिंक। ये पॉइंट जब हमने क्लियर किया तो अब पूरे प्लांट के अंदर जो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के लिए जो प्रेशर फ्लो थ्योरी ऑर्गेनिक सॉल्यूट के लिए और इससे पहले जो हमने वाटर की मूवमेंट के लिए बात पढ़ी, इन दोनों को अगर मैं समराइज करूं तो जो वाटर मूवमेंट हो रही थी रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज एक्चुअली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लेकिन जो सोर्स टू सिंक मूवमेंट है ये अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। ये हमेशा डिपेंड किस पे करेगी, लोकेशन ऑफ सॉल्यूट टू लोकेशन ऑफ द सिंक। वो अपवर्ड है या डाउनवर्ड है डजंट मैटर, उसमें सोर्स टू सिंक मूवमेंट जो है वो इसको देखा जा रहा होगा। तो यहां पे हम इस चीज को कंक्लूड करते हैं कि वाटर की मूवमेंट और सॉल्यूट की मूवमेंट जो है वो जाइलम और फ्लोएम के जरिए रिस्पेक्टिवली हो रही होती है। ये तो सारा प्रोसेस था जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स देखा, लेकिन हमारा यूएचएस का एक सब टॉपिक जो कि जीरोफाइट्स भी दिया गया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, उसको देखिए। तो जीरोफाइट एक्चुअली प्लांट की टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सिचुएशन इन विच प्लांट इज प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हम प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट
एंड जीरोफाइट। हमारे सिलेबस का हिस्सा जीरोफाइट है, तो मैं जीरोफाइट को एक्सप्लेन करते हुए हाइड्रोफाइट और मीजोफाइट से कुछ इनके जो डिफरेंस हैं उसको भी मेंशन करूंगा। जैसे डेफिनेशन देखें तो कहा गया जीरोफाइट लिविंग इन सीवियरली ड्राई कंडीशन, लेकिन आप जानते हैं कि मीजोफाइट मॉडरेट कंडीशन में रहते हैं और हाइड्रोफाइट अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखिए तो ड्राई होता है और मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसमें मीजोफाइट में देखें तो मॉडरेट अवेलेबिलिटी है और हाइड्रोफाइट में अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर कंसीडर किया जाता है। इसको थ्रेट देखें तो लेस सप्लाई एंड मोर लॉस ऑफ वाटर, जिस वजह से ट्रांसपायरेशनल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और प्लांट के विल्ट करने और मुरझा जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जबकि हाइड्रोफाइट में और मीजोफाइट में ये कंसिक्वेंस जो है वो कम होता जाता है। हाइड्रोफाइट में मिनिमम होता है, मीजोफाइट में कुछ हद तक ये थ्रेट होता है और जीरोफाइट में ये थ्रेट मैक्सिमम होता है। ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज ये क्या करते हैं, ये वाटर स्टोर करना शुरू कर देते हैं पर्टिकुलरली इन देयर स्टेम, और उसके साथ साथ वाटर लॉस को यानी कि ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को रिड्यूस कर देते हैं। उसके लिए अडॉप्टेशन क्या करते हैं, थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। दूसरे नंबर पे स्मॉल और थिक लीव्स हो जाते हैं ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज कर जाए। इनमें जो स्टोमेटा है ये संकन होते हैं, इन द डिप्रेशन होते हैं इन लोअर एपिडर्मिस। एक तो पहले नंबर पे लोअर एपिडर्मिस पे आए और दूसरे नंबर पे डिप्रेशन में आ गए। इस दोनों प्रोसेस के जरिए रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को डिक्रीज किया जाएगा। लोअर सरफेस पे आएंगे तो टेम्परेचर जो है वो कम इफेक्ट करेगा। दूसरे नंबर पे जब संकन होंगे तो विंड जो है उसका इफेक्ट कम होगा और अल्टीमेटली दोनों फैक्टर जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को जो बढ़ाते हैं वो इस पे एक्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे देखिए तो फोटोसिंथेटिक स्टेम बना लेते हैं जिसमें लीव्स को शेड कर देते हैं। जैसे आप कैक्टस देखें तो उनके जो स्टेम है वो भी ग्रीन होते हैं। वो ग्रीन स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और उसके साथ साथ वो वाटर स्टोरेज के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं कि जिस वक्त ड्राई सीजन आएगा तो उस वक्त सर्वाइवल के लिए अपने पास ही वाटर मौजूद हो। इसके साथ साथ वाटर स्टोरेज जैसे मैंने बात की, और एग्जांपल में कैक्टस है एंड यूफोर्बिया। यहां पे हमें अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअली अ जीरोफाइट, तो हमें 3 एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रोफाइट या मीजोफाइट की दे दी जाती हैं और एक एग्जाम्पल कैक्टस या यूफोर्बिया जो हमारी बुक में 2 मेंशन है। इन दोनों एग्जाम्पल से जो है वो हमें चूज करना होता है कि जीरोफाइट कौन सा है गिवन प्लांट्स में से। यहां तक आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात कहता रहा कि हमारा लेक्चर जो है ये एक मिनिमम इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जिसमें आपकी बुक में दी गई ग्लॉसरीज, डायग्राम के नीचे दिए गए कैप्शंस और उसके साथ साथ जो ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का टॉपिक आज हमने पर्टिकुलरली पढ़ा है, इसके साथ कुछ रिलेटेड टॉपिक्स जो कि डायरेक्टली तो यूएचएस के कंटेंट्स में नहीं दिए गए लेकिन उसके साथ रिलेट करते हैं। जैसे ट्रांसपायरेशन में हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी एविल, तो उसके आपको लॉजिक या जस्टिफिकेशन पता होनी चाहिए कि वो नेसेसरी एविल क्यों है और उसमें प्लांट कौन सी अडॉप्टेशन करता है। इसी तरह से फ्लोएम सैप की कंपोजिशन, तो ट्रांसलोकेशन की बात तो की गई लेकिन कंपोजिशन का डायरेक्ट कंटेंट नहीं है, तो इसलिए रिलेटेड जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि हिडन टॉपिक्स हैं उनको भी लाजमी रीड कीजिए ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू या ऑप्शन हो तो उसको आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें और अपने एमसीक्यू का सही जवाब देने की अहलियत में आ जाए। तो यहां तक आज का लेक्चर मैं वाइंड अप करता हूं। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई, मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।